हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। इसमें जो आपका पेपर फर्स्ट है, भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियाँ, इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस सेट ये 1 रहेगा और इसी तरीके से कंटिन्यू आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। और आपको पता ही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वह फुल एमसीक्यूज होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 75 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि सब्जेक्टिव हम पिछली बार पढ़ा चुके हैं। सब्जेक्टिव फुल कंटेंट अपलोड है, आप चाहें तो वहाँ से डिटेल में जो है वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, डिटेल में समझेंगे, ताकि एक क्वेश्चन आज की इस क्लास में एक क्वेश्चन के साथ हमारे कई क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है और इन थोड़े थोड़े क्वेश्चंस के माध्यम से आप पूरा कोर्स कवर कर पाएंगे यदि आप अभी से कंटिन्यू क्लासेस को अटेंड करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, स्वामी विवेकानंद का कथन है। क्या है स्वामी विवेकानंद का कथन? कौन सा है इसमें? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। शिक्षा पूर्ण जीवन है या शिक्षा आत्मानुभूति के लिए है। ये चारों कथन, अब इसमें से स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। यह जो स्टेटमेंट है वह स्वामी विवेकानंद का है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, चाहे तो आप नोट करते चलिए साथ में, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। यह जो स्टेटमेंट है वह अरस्तू का है। किसका है? जो सेकंड वाला है यह अरस्तू का स्टेटमेंट है। तीसरा है हमारा, शिक्षा पूर्ण जीवन है। शिक्षा पूर्ण जीवन है, यह किसका स्टेटमेंट है? तो प्यारे दोस्तों, ये स्पेंसर का स्टेटमेंट है। किसका है? स्पेंसर का स्टेटमेंट है। मैं क्लियर लिख देता हूँ। ये हो गया स्वामी विवेकानंद का, ये हो गया अरस्तू का और ये है स्पेंसर का। ठीक है, नोट कर लीजिए, लिख ले। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। शिक्षा आत्मानुभूति के लिए है, ऐसा शंकराचार्य कहते हैं। कौन कहते हैं? ऐसा शंकराचार्य कहते हैं। तो चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है, अरस्तू ने कहा है। शिक्षा पूर्ण जीवन है, स्पेंसर कहते हैं। शिक्षा आत्मानुभूति के लिए है, ऐसा शंकराचार्य कहते हैं। क्वेश्चन हमारा कवर होता है, कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है? कौन कहते हैं कि शिक्षा जो है त्रिमुखी प्रक्रिया है? जॉन एडम्स, जॉन डेवी, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर प्लेटो? डियर फ्रेंड, बताना चाहेंगे आपको, जो जॉन एडम्स है ये कहते हैं कि शिक्षा द्विमुखी है। ये कहते हैं कि शिक्षा द्विमुखी है और ये इनका मानना है कि शिक्षा में सिर्फ शिक्षक और विद्यार्थी ही होते हैं, यानी कि स्टूडेंट और टीचर होते हैं। ठीक है, वहीं पे जो जॉन डेवी है ये कहते हैं कि जो शिक्षा है वह त्रिमुखी है, यानी कि इसमें स्टूडेंट टीचर और आपकी बुक यानी कि पुस्तक, सिलेबस, ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ऐसा जॉन डेवी मानते हैं और ये कहते हैं कि त्रिमुखी में शिक्षक, शिक्षार्थी और आपके पाठ्यपुस्तक आ जाती है। जॉन एडम्स कहते हैं नहीं, शिक्षा द्विमुखी है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी ही इंक्लूड है। बात क्लियर होती है, ऑप्शन हमारे क्लियर हो जाते हैं। वेरी गुड। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है? देखिए, शिक्षा जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये अनौपचारिक शिक्षा होती है जिसको हम कहीं भी, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में सीखते रहते हैं, है ना, शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं। जन्म से कब्र तक की जाती है। यह शिक्षा का विस्तृत अर्थ है, संकुचित नहीं है। यह शिक्षा का विस्तृत अर्थ है, संकुचित नहीं है। शिक्षा आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर विकास करना है। तो शिक्षा आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर विकास करना है, यह भी संकुचित अर्थ के अंतर्गत नहीं आता है। और शिक्षा विद्यालय में प्राप्त होने वाला ज्ञान है, बिल्कुल यह शिक्षा का एक क्या है, संकुचित अर्थ है, क्योंकि जो शिक्षा हमें विद्यालय से प्राप्त होती है उसमें सब कुछ हमारा निश्चित होता है। हमारा पाठ्य पुस्तक, समय, स्थान, सब कुछ निश्चित होता है।
ठीक है। तो ये शिक्षा का संकुचित अर्थ है और ये हमारी औपचारिक शिक्षा होती है। कौन सी? ये हमारी औपचारिक शिक्षा होती है जिसमें हम एक निश्चित समय तक ही जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जीवन भर हम विद्यालय नहीं जा सकते, जीवन भर हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, है ना। तो ये हमारी औपचारिक शिक्षा होती है और यही हमारी संकुचित शिक्षा भी होती है। विस्तृत में हम जीवन भर सीखते हैं, जो कि अनौपचारिक शिक्षा होती है। इतनी बात क्लियर होती है। और ये जो स्टेटमेंट है, ये जो शिक्षा का जो एडुकेटम वर्ड है, ये है उसका हिंदी अर्थ है एडुकेटम का, ठीक है। आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर विकसित करना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, वैदिक मंत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक जो मंत्र हैं हमारे, उनको 4 भागों में बांटा गया है। वैदिक मंत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक तो ध्यान दीजिए और लिख लीजिए चाहे तो आप, संगीता हो गया, ठीक है, नंबर 1। दूसरा ब्राह्मण है, दूसरा क्या है सर? दूसरा ब्राह्मण है। तीसरा आरण्यक है, आरण्यक हो गया, ठीक है। चौथा बता दीजिए उपनिषद, चौथा क्या हो जाएगा? उपनिषद हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन करिए इसको तुरंत। वैदिक मंत्रों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें संगीता अलग है, ब्राह्मण अलग है, आरण्यक और उपनिषद, ये वो 4 भाग हैं जिसमें वैदिक मंत्रों को बांटा गया है। क्वेश्चन क्लियर होता है? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट देखिए, परंपरा प्राप्रम योग है, परंपरा प्राप्रम योग है। गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध, या फिर ये सभी इसमें राइट हो जाएंगे? क्या इसमें सही हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, आपको हम बताते चलें कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु शिष्य परंपरा को, किसको? गुरु शिष्य परंपरा को परंपरा प्राप्रम योग बताया है। किसमें? भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। किसमें कहा है? गीता में, ठीक है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु शिष्य परंपरा को परंपरा प्राप्रम योग कहा है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन में हमारा राइट हो जाता है। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा वेद ज्ञान कांड की व्याख्या करता है? ज्ञान कांड की व्याख्या कौन सा वेद करता है? 4 वेद आपके सामने हैं। तो इतना तो आपको क्लियर ही है कि हमारे 4 वेद होते हैं और वो वेद ये हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। अब इसमें कौन सा वेद जो है वो ज्ञान कांड की व्याख्या करता है? तो ज्ञान कांड की व्याख्या करने वाला हमारा ऋग्वेद है प्यारे दोस्तों। कौन सा है? वो हमारा ऋग्वेद जो है यह ज्ञान कांड की व्याख्या करता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय जीवन दर्शन के स्रोत किसको माना गया है, तो भारतीय जीवन दर्शन के स्रोत हमारे वेद माने गए हैं। ये जो वेद हैं यही भारतीय जीवन दर्शन के स्रोत भी माने गए हैं। और इनमें जो है जो ऋग्वेद है ये आदि वेद के रूप में स्वीकार किया गया है। आदि वेद के रूप में किस वेद को स्वीकार किया गया है? तो आदि वेद के रूप में ऋग्वेद को स्वीकार किया गया है, जो मुख्य रूप से ज्ञान कांड की व्याख्या करता है, ठीक है। और इसके बाद हम वेदों के बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चंस पुटअप कर लिए जाते हैं, कई क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ऋग्वेद के बारे में समझिए और इनको नोट कीजिए। ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है सर? ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। लगभग 3500 साल पहले इसकी रचना हुई, ठीक है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में ऋचाओं के द्वारा क्या कहते हैं उसको, मनुष्य जीवन के 4 जो आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसका विस्तार से वर्णन भी ऋग्वेद में ही किया गया है। और यह देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 1028 प्रार्थनाएं हैं। कितनी हैं? ऋग्वेद में 1028 प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि सूक्त का अर्थ क्या होता है। सूक्त का अर्थ भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। ओके, ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होत्र कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत कीमती लाइनें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। और ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। अस्तोमा सदगमय जो वाक्य है हमारा, यह भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद की भाषा की अगर बात करें तो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। बात क्लियर? ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती है? ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट वेद है हमारा सामवेद। सामवेद में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने को हमने लिखा है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही समझिए। सामवेद की जो रचना है वो ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने के उद्देश्य से की गई थी। कि सामवेद में जो है, सामवेद के माध्यम से ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनको हम
जो है गा सकते हैं, ठीक है, एक लय सुर ताल में उनको गा सकते हैं। इस उद्देश्य से सामवेद की रचना की गई थी। सामवेद की रचनाओं का ज्ञान करने वाला उद्गात्र कहलाता है प्यारे दोस्तों। क्या? उद्गात्र कहलाता है, ठीक है। ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होत्र कहते हैं। सामवेद का ज्ञान, सामवेद की रचनाओं का गान करने वाला उद्गात्र कहलाता है। आगे बढ़ेंगे तो यजुर्वेद से संबंधित कुछ लाइनें, 4 लाइनें लिखी हैं। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा यज्ञ की विधियों का वर्णन किस वेद में किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है, ठीक है। यजुर्वेद ग्रंथ में पहली बार राजसूय तथा वाजपेय जैसे 2 राजकीय समारोहों का उल्लेख है। ये क्वेश्चन पूछा गया था जब आपका बीएड फाइनल ईयर था और उसमें क्या कहते हैं, ये नहीं हुआ था, सेमेस्टर वाइज प्रणाली नहीं थी तो और एग्जाम ऑब्जेक्टिव था। राजसूय तथा वाजपेय जैसे 2 राजकीय समूहों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह यजुर्वेद ग्रंथ में पहली बार राजसूय और वाजपेय जैसे 2 राजकीय समारोहों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद की जो भाषा है वो गद्यात्मक व पद्यात्मक दोनों ही है। किस वेद की भाषा गद्यात्मक पद्यात्मक दोनों है? तो वह यजुर्वेद की भाषा है। यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अद्वयु कहते हैं। अद्वयु कहते हैं, अद्वयु कहते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। अद्वयु कहते हैं यजुर्वेद का पाठ करने वाले को। अथर्ववेद की बात आती है। अथर्ववेद में प्राक ऐतिहासिक युग की मूलभूत मान्यताओं, परंपराओं और अंधविश्वासों का चित्रण किया गया है। यह अथर्ववेद की जो रचना है वह अथर्वा ऋषि ने की थी। इसमें रोग और उसके निवारण के रूप में जादू, टोनों आदि की जानकारी दी गई है। किस वेद में? अथर्ववेद में। इतनी बात क्लियर होती है? वेरी गुड। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर होता है और हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे पॉइंट्स को भी कवर कर लिया, ठीक है। और हम आपको बताते चलें कि प्यारे दोस्तों हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं जिसमें इसी तरीके का कंटेंट आपको मिलता है। पेड कंटेंट का मतलब होता है, देखिए पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपको चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स हम प्रोवाइड कराते हैं जिसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी होती है। फीस पे करने के बाद कंप्लीट नोट्स आपको पहुँचाए जाते हैं। सर नोट्स में क्या क्या रहेगा, किस तरीके के नोट्स रहेंगे? तो देखिए चारों पेपर का फुल सब्जेक्टिव कंटेंट दिया जाता है। सर एग्जाम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सब्जेक्टिव पढ़ करके आप ऑब्जेक्टिव बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात, फुल ऑब्जेक्टिव, पहले चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव फिर एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। तीसरी बात यह है कि 1 लीनियर कंटेंट आपको दिया जाता है। 1 लीनियर किस तरीके का होता है अभी दिखाता हूँ आपको। चौथी बात यह है कि PYQs दिए जाते हैं। पाँचवीं बात यह है कि 3 आपको क्वेश्चन बैंक दिए जाएंगे। 3 का मतलब 4 सब्जेक्ट के 3-3 क्वेश्चन बैंक, यानी कि 12 क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक का मतलब ये होता है जो आपका इजी नोट्स है, आपकी जो एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज है, आपका जो पवन सीरीज है, इनकी भी कंप्लीट PDF आप तक पहुंचाई जाती है। तो इतना सारा कंटेंट आपको एक जगह मिल जाता है। सर ये क्वेश्चन बैंक क्यों देते हैं? क्वेश्चन बैंक इसलिए देते हैं कि आपने मान लीजिए हमसे नोट्स ले लिए, यहाँ पे आपने पैसा खर्च किया, अब आपके अंदर ये ना रह जाए कि हमने मार्केट का कंटेंट नहीं पढ़ा, हमने क्वेश्चन बैंक नहीं लिए। सर क्या इससे हो जाएगा? इसीलिए जो मार्केट में जो क्वेश्चन बैंक है उसकी भी कंप्लीट PDF हम आप तक पहुंचा देते हैं। आप हमें इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फीस जान सकते हैं। 9628182649, ठीक है। इतनी बात क्लियर होती है? वेरी गुड। क्वेश्चन हमारा कहता है, हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था प्यारे दोस्तों? तो वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहले इस क्वेश्चन के पीछे की कहानी समझिए। देखिए वैदिक काल में 2 प्रकार की शिक्षा थी। वैदिक काल में 2 प्रकार की शिक्षा थी। एक तो थी आपकी पराविद्या, एक थी अपराविद्या। वैदिक काल में 2 प्रकार की शिक्षा थी, एक थी पराविद्या, एक थी अपराविद्या, ठीक है। अब जो पराविद्या है, पराविद्या, परा का अर्थ होता है ज्ञान, कर्म और उपासना के द्वारा ब्रह्म सत्य है, ये संसार झूठा है, इसका बोध कराया जाता था पराविद्या के माध्यम से। अपरा की बात करें तो अपरा में क्या है कि इसमें समाज की जो विद्या है, इसका जो लौकिक स्वरूप है उस पर बल दिया जाता था, यानी कि जो हमारी भौतिक संसार है, हमारी जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उनका ज्ञान कराया जाता था अपरा विद्या में। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया गया वो आध्यात्मिक उन्नति पर दिया गया। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये था आध्यात्मिक शक्तियों का विकास हो, और जब आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होगा तो उसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसीलिए आध्यात्मिक उन्नति पर अधिक बल दिया गया था। ओके, इतनी बात क्लियर होती है? वेरी गुड। आगे समझते हैं, देखिएगा
क्वेश्चन कहता है वैदिक काल में मुख्यतः कितने प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में मुख्यतः कितने प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा का उल्लेख मिलता है, तो 3 प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा का उल्लेख मिलता है सर। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी, आइए जान लीजिए। 3 प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा का उल्लेख मिलता है, जिसमें पहली है हमारी सैनिक शिक्षा। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ आपको। अभी हमने आपको PYQ कराया था जो कि बहुत फास्ट कराया था, इतना डीप में इसलिए कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। पहला हो गई सैनिक शिक्षा, दूसरी हो गई आपकी चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा, चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा, चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा। 2 चीज़ें हो गई, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम तीसरा लिखवाएं। देखिए वैदिक काल में मुख्य रूप से 3 प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा का उल्लेख मिलता है। एक तो सैनिक शिक्षा, दूसरी चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा और तीसरी वाणिज्य शिक्षा। तीसरी वाणिज्य शिक्षा। ठीक है, ये 3 प्रकार की शिक्षा का उल्लेख हमें वैदिक काल में मिलता है। ऑप्शन जो सी था वह राइट हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने। देखिएगा, वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार होता था। वैदिक काल में जब बच्चा गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता था, गुरुकुल में एडमिशन लेता था, तब उसका कौन सा संस्कार होता था। विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार या फिर पब्या संस्कार। इस क्वेश्चन को ठीक से समझिए। देखिए, जब बालक गुरुकुल में प्रवेश के लिए जाता था, एडमिशन के लिए जाता था, तब उसका उपनयन संस्कार होता था। लेकिन उससे पहले एक संस्कार होता था, वह था विद्यारंभ संस्कार। क्या था? विद्यारंभ संस्कार। क्योंकि देखिए पहली बात तो यह है कि वैदिक काल में जो प्रारंभिक शिक्षा थी, जो शुरुआत की शिक्षा थी बालक की, कौन सी? जो शुरुआत की शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों में ही होती थी। लगभग 5 वर्ष, कब की बात है? लगभग 5 वर्ष की आयु पर किसी भी जो है कि शुभ दिन बच्चे का विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। और ये जो संस्कार है वो परिवार के कुल पुरोहित के द्वारा कराया जाता था। तो ये यहाँ पे जो बालक की शिक्षा शुरू होती थी लगभग 5 वर्ष में, तब उसका विद्यारंभ संस्कार होता था और इस संस्कार में बालक को अक्षर ज्ञान कराया जाता था। ठीक है, फिर इसके बाद बालक गुरुकुल में जाता था पढ़ने के लिए। गुरुकुल में जब बालक का एडमिशन होता था तो उसमें कौन बालक किस वर्ण से आता है इसके हिसाब से एडमिशन होता था वो। ठीक है, इसमें क्या है कि 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण बच्चों का एडमिशन होता था उपनयन में, और 10 वर्ष की आयु पर क्षत्रिय बच्चों का एडमिशन होता था, 12 वर्ष की आयु पर वैश्य बच्चों का प्रवेश गुरुकुल में होता था। तो इनका जब एडमिशन होता था तो वहाँ पे उपनयन संस्कार किया जाता था। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब 3 नंबर पे हमारा आता है समावर्तन संस्कार। ठीक है, समावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है घर लौटना, यानी कि जब ये संस्कार लगभग 25 वर्ष की आयु में होता था, जब बालक जो है कि गुरु के घर से लौट करके अपनी शिक्षा पूरी करके घर लौटता था और ब्रह्मचर्य आश्रम का परित्याग करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, तब बालक का समावर्तन संस्कार होता था। ठीक है, तीनों संस्कार क्लियर। तीनों संस्कार आपके वैदिक काल से ही संबंध रखते हैं, भूल मत जाना, क्योंकि इसमें और भी संस्कार हैं, पब्जा है और उपसंपदा संस्कार है, वो आगे आपको बौद्ध काल में मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें बालक कंफ्यूज रहता है कि कौन सा संस्कार कहाँ पे होता है, इसीलिए हमने इसको इतना डिटेल में समझाया है। अब बात आती है पब्जा संस्कार की। सर ये कौन सा संस्कार है? तो भैया पब्जा संस्कार तो बौद्ध काल में होता था, इसको आप भूल जाइए, बौद्ध काल में होता था। ठीक है, तीनों क्लियर। ये जो 3 संस्कार हैं तीनों ही वैदिक काल के हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से समझा। हम बात कर रहे थे हमारे कंटेंट की, तो ये आपका 1 लीनियर कंटेंट है और 1 लीनियर में जैसे एक लाइन में एक क्वेश्चन को कवर, एक लाइन के माध्यम से आप कई क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे लिखा है भारतीय ज्ञान परंपरा के सार उपनिषद माने जाते हैं, वेदों का अंतिम अंश उपनिषद ही हैं। और इसी तरीके से ये देखिए अभी मैं आपको समझा रहा था, वैदिक मंत्रों को 4 भागों में बांटा गया है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, इस तरीके से ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और क्योंकि जब इन सब चीज़ों के माध्यम से ये रहता है कि आप कम समय में बेहतर जो है कि अपनी स्टडी करके और एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो नंबर आपको दिया गया है वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमने अभी आपको समझाया था, वैदिक काल में जीवन को 2 प्रकार की विद्या, परा और अपरा में डिवाइड किया गया। परा का अर्थ ज्ञान, कर्म और उपासना के द्वारा ब्रह्म ये सत्य है और जो संसार है वो झूठा है, इसका बोध कराया जाता था।
वैदिक काल में अपरार्थ समाज विद्या यानी कि उसके लौकिक स्वरूप से था, ठीक है। लेकिन इसमें अधिक बल जो है पराविद्या पर दिया जाता था, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये भारतीय जीवन के प्रमुख स्तंभ हुआ करते थे। ओके, ये मैं आपको अभी चीज़ समझा रहा था। 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण बच्चों का एडमिशन मिलता था, वो उसमें गुरुकुल में, और 10 वर्ष की आयु में क्षत्रिय बच्चों का एडमिशन मिलता था, 12 वर्ष की आयु में वैश्य बच्चों का एडमिशन मिलता था गुरुकुल में, और प्रवेश के समय बच्चों का उपनयन संस्कार कराया जाता था। समावर्तन संस्कार आपको हम समझा रहे थे। यहाँ पे बच्चा घर लौटता है 25 वर्ष की आयु में, तब उसका समावर्तन संस्कार होता है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। मैं अभी आपको शुरुआत में क्वेश्चन में ये समझा रहा था कि वैदिक काल में 3 प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा का उल्लेख मिलता है, सैनिक शिक्षा, चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा, वाणिज्यिक शिक्षा। ओके, इस तरीके से फिर आपका बौद्ध काल आ जाता है। और इसी तरीके से चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ये फर्स्ट पेपर है तो हम फर्स्ट पेपर दिखा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये सब चीज़ें इस तरीके का कंटेंट आपको दिया जाता है। मैं आपको बता रहा था कि जो क्वेश्चन बैंक सीरीज है इसकी पीडीएफ दी जाती है। ये है आपका पवन की सीरीज है, तो देखिए इसका ये जो पवन की सीरीज है इसकी कंप्लीट पीडीएफ आप तक पहुँचाई जाती है। इसके बाद ये गोल्ड एग्जाम टाइम की गोल्ड सीरीज आती है, इसकी कंप्लीट पीडीएफ आप तक पहुँचाई जाती है, ठीक है। 3 सीरीज मैंने आपको बताई थी। ये आपका इजी नोट्स है, इजी नोट्स की जो कंप्लीट सीरीज़ रहती है वो आप तक पहुंचाई जाती है। हालांकि इस बार तो ऑब्जेक्टिव आ भी नहीं रहा है इसका, ठीक है, सब्जेक्टिव आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है। बिना किसी देरी के कंटेंट लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, इसी में भलाई है। क्वेश्चन कहता है बौद्ध काल में 8 वर्ष की आयु में कौन सा संस्कार होता था। इस क्वेश्चन को बहुत ठीक से समझिएगा वरना कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा घुमा के। देखिए, बौद्ध काल में 8 वर्ष की आयु में बालक का पबजा संस्कार होता है। सिंपल सी बात है। पबजा संस्कार कब होता है? 8 वर्ष की आयु में। पबजा संस्कार के बाद बालक को पढ़ाई का जो समय मिलता है वो 12 वर्ष होता है। कितना होता है? पबजा संस्कार 8 वर्ष की अवस्था में होता है, और पबजा संस्कार के बाद अध्ययन की जो अवधि होती है, जो समय होता है पढ़ाई का, वो 12 वर्ष तक बालक जो है पढ़ता है, ठीक है। फिर जब बालक 12 वर्ष तक अध्ययन करता है और 8 वर्ष का जब वो हुआ था तब उसका पबजा संस्कार हुआ था, और पबजा संस्कार के बाद उसको 12 साल तक पढ़ाई का समय मिला, उम्र हो गई उसकी 20 साल, ठीक है। यहाँ पे बालक जो है पबजा संस्कार के बाद 12 वर्ष पढ़ाई करने के बाद कितना हो गया? 20 साल का बालक हो गया, ठीक है। और 20 वर्ष से कम आयु वाला जो बच्चा होता है, 20 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा होता है, उसका उपसंपदा संस्कार नहीं हो सकता था, ठीक है। तो जो उपसंपदा संस्कार है ये 20 साल का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद फिर उसका उपसंपदा संस्कार होता है। उपसंपदा संस्कार के बाद बच्चे की जो पढ़ाई होती है, अध्ययन की जो अवधि होती है, वो होती है 10 वर्ष, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझिए। वो होती है 10 वर्ष। तो कुल मिलाकर के शिक्षा की जो पूरी अवधि मानी गई है बौद्ध काल में, वो मानी गई है 30 वर्ष। कितनी मानी गई प्यारे दोस्तों? 30 वर्ष। आई बात समझ में? एक बार रिपीट कर दूं, फटाफट समझिए। देखिए बौद्ध काल में क्या है कि 8 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तब उसका पबजा संस्कार होता है और उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है, ठीक है। ठीक है, पबजा संस्कार हो गया। अब उसको 12 साल तक पढ़ाई करने का समय मिला। 12 साल तक पढ़ाई किया उसने, वो हो गया 20 साल का। ओके, 20 साल का जब बच्चा हो जाता है तब उसका होता है उपसंपदा संस्कार, क्योंकि 20 साल से पहले बच्चे का उपसंपदा संस्कार नहीं होता था, ठीक है। जब उपसंपदा संस्कार हो गया तब उसको आगे पढ़ाई का समय मिला 10 साल, ठीक है। जब 20 साल ये इधर बच्चा हो गया था और इसके बाद समय मिला 10 साल का, तो अब यहाँ बच्चा हो गया 30 साल का। तो बौद्ध काल में शिक्षा की जो पूरी अवधि है, जो पूरा समय माना गया, वो 30 साल का माना गया है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर नंबर ए राइट हो जाता है, जबकि ये दोनों ही जो संस्कार हैं वो बौद्ध काल के हैं। दोनों संस्कार किसके हैं? बौद्ध काल के हैं। बात यहाँ तक क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है 11 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता था? तो मुस्लिम शिक्षा जो प्रणाली थी, इसमें शिक्षा का जो प्रारंभ है वो गुरु शिष्य परंपरा के बाद होता था। जी नहीं, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा कहाँ होती थी? गुरु शिष्य परंपरा तो इसके बारे में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। क्या कहा था? गुरु शिष्य परंपरा को उन्होंने परंपरा प्रापरम योग बताया है, ठीक है। तो गुरु शिष्य परंपरा यहाँ पे है नहीं मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में। कहाँ है? यहाँ पे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा का प्रारंभ होता था
वो बिस्मिल्लाह खनी की परंपरा के बाद होता था। यानी कि जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तब जो है कि बिस्मिल्लाह नामक रस्म अदा कराई जाती थी और बालक की जो शिक्षा है वो वहाँ से शुरू हो जाती थी। इसमें क्या होता है कि ये रस्म तब होती थी जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था। ठीक है, जो मौलवी साहब हैं वो कुरान शरीफ की 55वें, ये भी गहरी बात बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था, 55वें और 87वें अध्याय से कुरान शरीफ की आयतें पढ़ते थे और बालक उन्हें रिसाइट करता था, यानी कि दोहराता था। अगर बालक उन आयतों को नहीं दोहरा पाता था, दोहराने में असमर्थ होता था, तो उससे केवल बिस्मिल्लाह कहलवाया जाता था। ठीक है, यदि बालक बिस्मिल्लाह कह लेता था तो फिर उसके बाद बच्चे की पढ़ाई शुरू हो जाती थी। यहाँ से बालक जो है प्राथमिक शिक्षा का आरंभ होता था। बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मकतब मदरसा लिखे हुए हैं। मकतब जो है ये जो है कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में मकतब ये प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। प्राथमिक शिक्षा के केंद्र मकतब हुआ करते थे और जो मदरसे हैं ये उच्च शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। आजकल के जो डिग्री कॉलेज हैं ये आजकल के डिग्री कॉलेज के समान ही थे मदरसा भी। ओके, ठीक है। मदरसा शब्द जो है वो अरबी भाषा के दर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है भाषण देना, यानी कि वहाँ पे सिर्फ क्या कहते हैं भाषण देकर के पढ़ाई होती थी, जैसा कि आजकल हमारे डिग्री कॉलेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी? देखिए, कलकत्ता मदरसा की जो स्थापना है प्यारे दोस्तों वो सन 1781 में हुई थी। अच्छा, ये भी बता दीजिए किसने करवाई थी? तो कलकत्ता मदरसा की जो स्थापना है वो भारत में नियुक्त उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, इन्होंने कलकत्ता मदरसा की स्थापना सन 1781 में की थी। बात क्लियर? ठीक है। 1791 क्या है? 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी सर? बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना सन 1791 में हुई थी और इसकी स्थापना जो है कि जानेथन डंकन ने करवाई थी। किसने? जानेथन डंकन ने 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। सन 1800 में क्या हुआ था सर? सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। ध्यान दीजिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सन 1800 में। किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। ठीक है। फिर अच्छा, एक ऑप्शन बचता है। 1818 में क्या हुआ था? सन 1818 में फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज, ध्यान दीजिए नाम पूरा लिख देते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज। ठीक है, इसकी स्थापना अंग्रेज कर्मचारी को भारतीय भाषाएं सिखाने के लिए की गई थी, इसलिए सन 1818 जो है यहाँ पे ऑप्शन ये भी ठीक है, यानी कि सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हम ए के साथ में चले जाएंगे। सीरमपुर त्रिमूर्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? देखिएगा, देखिए सीरमपुर त्रिमूर्ति अगर बात की जाए तो बंगाल के श्रीरामपुर के 3 देसाई मिशनरी थे। बंगाल के श्रीरामपुर के 3 देसाई मिशनरी थे। एक तो आपके कैरे थे, दूसरे वार्ड थे, तीसरे मार्समैन थे। ठीक है, ये तीनों ही श्रीरामपुर त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे और 1808 में इन्होंने एक पुस्तिका जो है कि प्रकाशित की थी, उसका नाम था हिंदू और मुसलमानों के नाम निवेदन। अगर आपसे पूछ ले कि श्रीरामपुर त्रिमूर्ति कांड कब हुआ, तो 1808 में श्रीरामपुर त्रिमूर्ति कांड हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है मैकाले गवर्नर जनरल के कानूनी सलाहकार के रूप में भारत आया था। कब आया था भैया ये? तो ये आया था 13 जून 1834 को। 13 जून 1834 को। ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो मैकाले है वो किसकी सहायता के लिए भारत आया था, तो मैकाले लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता के लिए मैकाले 13 जून सन 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार के रूप में भारत आया था। और फिर बेंटिक ने उसे जो है कि जन शिक्षा समिति यानी कि पब्लिक इंस्ट्रक्शंस कमेटी का अध्यक्ष भी नियुक्त
कर दिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाता है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सिर्फ 15 ही क्वेश्चन समझेंगे, लेकिन बहुत डीप में मैंने आपको समझाया। एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। एडम ने अपनी दूसरी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? अरे दूसरी छोड़िए, सबको समझिए। एडम ने टोटल अपनी 3 रिपोर्ट दी थी डियर फ्रेंड। कितने? एडम ने अपनी टोटल 3 रिपोर्ट दी थी। एडम की जो पहली रिपोर्ट है वो जुलाई 1835 में आई थी। एडम की प्रथम रिपोर्ट जुलाई 1835 में आई थी। एडम की जो दूसरी रिपोर्ट है वो दिसंबर 1836 में आई थी। एडम की जो तीसरी रिपोर्ट है वह फरवरी 1838 में आई थी। एडम ने 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पहली रिपोर्ट जुलाई 1835 में आई थी, दूसरी रिपोर्ट दिसंबर 1836 में आई थी, तीसरी रिपोर्ट फरवरी 1838 में आई थी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप ऑप्शन नंबर बी के साथ, सी के साथ में नहीं, बी ये है, ये वाला बी के साथ में आप चले जाएंगे, ठीक है। 3 रिपोर्ट इसकी क्लियर हो गई। ध्यान दीजिए, तारीख नोट कर लीजिए। सर ये जुलाई 1854 को क्या हो गया था? 19 जुलाई, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं 19 जुलाई 1854 को वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था। इस तरीके से इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन आपके जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। सिर्फ 15 ही क्वेश्चंस आज के इस क्लास में हमने डिस्कस किए हैं, और आप ये जरूर बताएंगे कि जो डिस्कशन है वो कैसा रहा और क्वेश्चंस कैसे रहे। कंटिन्यू आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। और नोट्स नहीं लिए हैं तो देरी ना करें, समय आपके पास बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। 9628182649 ये नंबर है, यहाँ पे मैसेज करके फ़ीस जान सकते हैं। और जो नोट्स होते हैं वो कंप्लीट PDF आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। बेहतरीन कंटेंट के लिए फटाफट मैसेज करके नोट्स ले लीजिए। थैंक यू सो मच।